हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ईथर्स शुरू करेंगे। ईथर्स का जो फॉर्मेशन वाला पार्ट है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस हम डिस्कस कर चुके हैं अराइल हैलाइड्स अल्काइल हैलाइड्स वाले चैप्टर में। ठीक है, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से जो ईथर बनता है वो हम एल्कोहल्स के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो काफ़ी मेथड्स ईथर के सिंथेसिस के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम सिंथेसिस वाला पार्ट नहीं करेंगे दोबारा से, क्योंकि मुझे पता है आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज पहले हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन। ठीक है, उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज ऑफ ईथर्स। एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज ऑफ ईथर, ये जो रिएक्शन है ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है, जबकि बहुत आसान सी रिएक्शन है अगर आप थोड़ा ध्यान से करोगे। ठीक है, मेंस में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस रिएक्शन के आने के। विलियमसन ईथर सिंथेसिस जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेंस के पास चेयर उठा के देखोगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे भी उस चैप्टर से। ठीक है, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सीबीएसई में भी आ सकती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ठीक है, दो ही प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है, पहला सॉल्युबिलिटी और दूसरा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। तो पहला हम सॉल्युबिलिटी इन वाटर चेक कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, देखो मैंने आपको अल्काइल हैलाइड्स में भी बताया, अल्कोहल्स के चैप्टर में भी बताया कि जब भी हमें किसी कंपाउंड की वाटर सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो हमें चेक करना है कि क्या वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा। अगर कर पाएगा तो इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो एक हमारा ईथर ले लिया मैंने और एक हमारा हमने वाटर ले लिया। अब मुझे चेक करना है कि क्या इन दो मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। देखो, ईथर में मुझे ऑक्सीजन मिल गया, कंडीशंस क्या थी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरे मॉलिक्यूल में FH OH NH। किसी एक मॉलिक्यूल में इनमें से कोई एक, दूसरे मॉलिक्यूल में इनमें से कोई एक। ईथर वाले मॉलिक्यूल में मुझे ऑक्सीजन मिल गया, वाटर वाले मॉलिक्यूल में मुझे OH मिल गया। तो इसमें से एक कंडीशन, इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाइड, तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ईथर्स विल बी वाटर सॉल्युबल। ईथर्स विल बी वाटर सॉल्युबल। लेकिन अब देखो, जो स्मॉलर ईथर्स होते हैं या लोअर ईथर्स हम बात करें, ये अच्छी तरह पानी के अंदर सॉल्युबल होंगे। लेकिन जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ता जाएगा, ठीक है, अगर हम हायर ईथर्स की बात करें, हायर ईथर्स की अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ता जाएगा तो जो हाइड्रोकार्बन करेक्टर है या जो नॉन पोलर करेक्टर है वो बढ़ गया। तो इन हायर ईथर्स हाइड्रोकार्बन करेक्टर इंक्रीजेस। जैसे हमारा एल्कोहल्स में होता था कि लोअर एल्कोहल्स आर सॉल्युबल बट हायर एल्कोहल्स के अंदर भी हाइड्रोकार्बन करेक्टर बढ़ जाता था, तो सेम यहां पे भी हाइड्रोकार्बन करेक्टर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसके कारण लोअर ईथर्स आर सॉल्युबल, वेरी हाईली सॉल्युबल, लेकिन जो हमारे हायर ईथर्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू लोअर ईथर्स। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोकार्बन करेक्टर बढ़ जाता है। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन करेक्टर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सॉल्युबिलिटी की बात। एक हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसे रब कर देते हैं, इसे कर दिया रब। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन। देखो, ये तो मैंने आपको सिखाया है कि जब हमने सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो एक जिसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है और एक जिसमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। जैसे मैंने ईथर की सॉल्युबिलिटी इन वाटर चेक करनी थी, तो एक मॉलिक्यूल मैंने ईथर का लिया, एक मॉलिक्यूल मैंने वाटर का लिया, दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक की। लेकिन अगर मुझे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो मुझे दोनों मॉलिक्यूल्स उसी कंपाउंड के लेने हैं जिसमें मुझे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है। जैसे मैं एल्कोहल्स की बात करता हूँ, मुझे एल्कोहल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो मुझे दो एल्कोहल मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, ROH, दो एल्कोहल्स मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो
अब मैंने देखा कि यहाँ पे OH मिल गया, यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन मिल गया, तो इन दो मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यही पढ़ा था हमने। तो एल्कोहल्स में हमने कहा था हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या ईथर्स के दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? ROR ROR। यहाँ पे ऑक्सीजन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, लेकिन ना तो यहाँ FH है, ना ही यहाँ NH है, ना ही यहाँ पे OH है, तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो इनमें से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो अगर हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है ये लो होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन ईथर्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो एक मॉलिक्यूल कंपाउंड का, एक मॉलिक्यूल वाटर का, लेकिन अगर आपने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स चेक करने हैं तो दोनों मॉलिक्यूल्स आपको उसी कंपाउंड के लेने होते हैं। क्लियर है? तो हमने देखा कि दो ईथर्स मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है तो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वेयर एज इन केस ऑफ एल्कोहल्स दो एल्कोहल मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली ज़्यादा था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल आसान सा। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं हमारे आज के, इसे रब कर दें। चलो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज ऑफ ईथर्स। तो हेडिंग डालो, एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज ऑफ ईथर्स, क्लीवेज ऑफ ईथर्स। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज ऑफ ईथर्स। इसके अंदर क्या होता है, देखो आप एक ईथर मॉलिक्यूल लेते हो और उसको रिएक्ट करा देते हो HX से, हाइड्रोजन हलाइड, हाइड्रोजन हलाइड। ठीक है, HX मतलब हाइड्रोजन हलाइड। यहाँ पे आप HI ले सकते हो, HBr ले सकते हो और HCl ले सकते हो। HF हम नहीं लेते क्योंकि उसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है और उसको हम नहीं तोड़ पाते इतनी आसानी से। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्लीवेज हो जाती है। अब कौन सी क्लीवेज होगी, इस साइड का बॉन्ड टूटेगा या इस साइड का बॉन्ड टूटेगा, वो हम मैकेनिज्म में डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा ROH, और एक R के साथ क्या लग जाएगा, X। मान लो ये R' है तो ये R' है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, दूसरे R के साथ X लग जाएगा। बेसिकली HX से मुझे क्या मिला होगा, H प्लस X नेगेटिव, तो प्लस वाला पार्ट ऑक्सीजन के साथ, R के साथ हमारा X वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रिएक्शन है ये। अब ये रिएक्शन में हमने इनमें से कुछ एक लेना है, क्योंकि HI सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, तो इसका ये जो बॉन्ड है HI का, ये सबसे जल्दी टूटेगा H प्लस और I नेगेटिव में, सबसे जल्दी टूटेगा, तो सबसे जल्दी रिएक्शन ये करवाएगा। तो फास्टेस्ट रेट होता है HI के साथ। HBr का बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है तो रेट कम हो जाता है, HCl का बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग है, तो रेट का ऑर्डर ये है। क्यों? HI का बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, मोस्ट एसिडिक, डाउन द ग्रुप हमने पढ़ा है हाइड्रोजन हलाइड्स में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, HF सबसे कम एसिडिक होता है, फॉलोड बाय HCl, HBr एंड HI। HI इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हलाइड, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो HI सबसे ज़्यादा एसिडिक है तो सबसे जल्दी रिएक्शन को शो करेगा, HCl सबसे लेट रिएक्शन को शो करेगा। एक तो ये पॉइंट हो गया, ये आपसे डायरेक्टली मीन्स में पूछा जा सकता है तो इसे नोट कर लेना। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है अगर हम HX को चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसका मैकेनिज्म, कि ये रिएक्शन हुई कैसे। ऐसा करते हैं, मैकेनिज्म अलग से नोट करते हैं, इसे नोट करो, इसे रब करते हैं। ठीक है, चलो देखो, इसे रब कर देते हैं। चलो मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो हेडिंग डालो, मैकेनिज्म। देखो, जो पहला स्टेप है वो तो आसान सा है। हमने एक ईथर मॉलिक्यूल लिया हुआ है। ठीक है, इसको हमने H प्लस से रिएक्ट कराया। H प्लस कहाँ से मिला, HX से। HX से मुझे क्या मिला, H प्लस। ठीक है, तो मुझे जब H प्लस मिल गया, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि अगर आपके पास H प्लस है, ऑक्सीजन है, तो प्रोटोनेशन होगी। तो वो चीज़ यहाँ पे भी हुई, प्रोटोनेशन हुई, ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आके चिपक गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक R' ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो इस तरह का कोई मॉलिक्यूल मिल गया। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये फर्दर रिएक्शन SN1 से भी शो कर सकता है, SN2 से भी शो कर सकता है।
SN1 से भी शो कर सकता है और SN2 से भी शो कर सकता है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब SN1 लगानी है, कब SN2 लगानी है। यही जो पॉइंट है इसको इस टॉपिक को मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। लेकिन मुझे पता है आप कंफ्यूज नहीं होगे, मैं सिखाने वाला हूँ आपको कैसे चेक करना है। देखो, आपको ये चेक करना है कि R डैश दोनों ग्रुप्स में से कोई एक भी ग्रुप अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट कर दे, दोनों ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट कर दे, स्टेबल कार्बोकेटाइन मतलब यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री या उससे ज़्यादा स्टेबल, कौन कौन से कार्बोकेटाइन 2 डिग्री 3 डिग्री या उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर इन दोनों में से कोई भी जनरेट कर पाया तो SN1 पाथवे होगा, अदरवाइज SN2 पाथवे होगा। मतलब इफ R और R डैश एनी ऑफ दीज कह लो, एनी ऑफ दीज कैन जनरेट 2 डिग्री 3 डिग्री और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, then reaction proceed by SN1, otherwise by SN2। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट कर पाए तो SN1, अदरवाइज SN2। अब दोनों को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आप स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट कर पाए, ठीक है, तो SN1 पाथवे होगा। तब क्या होगा, देखो SN1 मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा तो पहले इसकी क्लीवेज होगी, ऑक्सीजन ये बॉन्ड तोड़ के पेयर अपने पास रखेगा R पॉजिटिव। अब ये R पॉजिटिव कैसा होना चाहिए, 2 डिग्री 3 डिग्री या उससे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री 3 डिग्री या उससे ज़्यादा स्टेबल। और एक मेरे पास क्या मिल जाया करेगा, R डैश OH। देखो ये बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन ने पेयर रख लिया तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो R डैश OH तो एक अलग हो गया, एक R प्लस बन गया, ठीक है। अब ये जो R प्लस बना ये X नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। पहले स्टेप में हमने H प्लस तो यहाँ पे ले लिया, HX से मुझे मिला क्या होगा, H प्लस और X नेगेटिव। H प्लस तो मैंने पहले स्टेप में यूज कर लिया, X नेगेटिव हम यहाँ यूज करते हैं और इससे हमें क्या मिल जाता है, RX। तो देखो दोनों चीजें मिल गई ना, ROH भी मिल गया और RX भी मिल गया, ठीक है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन SN2 पाथवे से प्रोसीड करे। SN2 कब होगा, जब कोई भी ग्रुप स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट ना कर पाए। अब SN2 में क्या होता है, जो हमारा X है, X नेगेटिव, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और ये लेस हिंडर्ड ग्रुप पे अटैक करता है। लेस हिंडर्ड ग्रुप मतलब बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए, हिंडर्ड मतलब छोटा सा ग्रुप। लेस हिंडर्ड ग्रुप पे अटैक करेगा कौन, अटैक होगा अटैक ऑफ X नेगेटिव, ठीक है। लेस हिंडर्ड ग्रुप पे क्या होगा, अटैक ऑफ X नेगेटिव। तो मान लेते हैं जो हमारा R है इज लेस हिंडर्ड, एज्यूमिंग कुछ भी हो सकता है, एज्यूमिंग R इज लेस हिंडर्ड देन R डैश, एज्यूमिंग R इज लेस हिंडर्ड देन R डैश। तो X नेगेटिव क्या करेगा, देखो ये R पे ऊपर अटैक करेगा। R के ऊपर अटैक किया, R ने तो पहले से अपनी स्टेबल बॉन्डिंग शो की हुई थी, वो ये बॉन्ड तोड़ के चार्ज किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो देखो R के साथ क्या लग गया, X प्लस R डैश के साथ क्या लग जाएगा, OH। तो डिपेंड करेगा, आपको बस यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है। अगर हो रहा है तो SN1 पाथवे से प्रोसीड करो, पहले बॉन्ड तोड़ दो, कार्बोकेटाइन जनरेट करो क्योंकि वो स्टेबल है और बाद में अटैक करवाओ। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं हो रहा तो SN2 पाथवे से चलेगा। SN2 डोमिनेट्स, SN2 किससे कंट्रोल किया जाता है, हिंड्रेंस से। तो लेस हिंडर्ड पार्ट पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फिर रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ठीक है। कोई डाउट इसमें, ठीक है, नोट करो इसे, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, नोट करो। चलो इसे रब कर देते हैं। चलो देखो अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो पहले तो कुछ सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है।
चलो ये 4 क्वेश्चंस पहले करो, इससे ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं कराता हूँ पहला क्वेश्चन, उसके बाद आप ट्राई करना, ठीक है। देखो आपने क्या चेक करना है कि ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन लगा है, डायरेक्टली जो कार्बन लगा है वो चेक करो कि कैसा है। ये जो डायरेक्टली कार्बन लगा है ये मिथाइल कार्बन है, क्योंकि इसके साथ एक भी कार्बन और नहीं लगा हुआ। इस कार्बन के साथ एक कार्बन लगा हुआ है तो ये 1 डिग्री है। तो यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री या उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक मिथाइल है और एक 1 डिग्री है। तो रिएक्शन SN2 से चलेगी। तो रिएक्शन किससे चलेगी? SN2 से। SN2 में क्या होगा, जो हमारा ब्रोमाइड है वो लेस हिंडेड पे अटैक करेगा। लेस हिंडेड कौन है? मिथाइल। इस पे अटैक हुआ, ये बॉन्ड इस तरह से टूट गया, तो प्रोडक्ट क्या बने? देखो CH3 के साथ लग गया Br प्लस इस वाले के साथ अब OH लग जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH। दोबारा समझो, देखो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ जो 2 कार्बन्स लगे थे वो चेक किए कि कैसे हैं। एक था मिथाइल, एक था 1 डिग्री, ठीक है। दोनों में से कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो मुझे 2 डिग्री 3 डिग्री या उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन प्रोवाइड कर पाए। तो मैंने डायरेक्टली SN2 से रिएक्शन चलाया। SN2 में मुझे न्यूक्लियोफाइल चाहिए था Br नेगेटिव। मुझे मैकेनिज्म तो शो करना नहीं, मैं तो आपको प्रोडक्ट्स निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। Br नेगेटिव ने अटैक किया लेस हिंडेड कार्बन पे, मिथाइल इज लेस हिंडेड एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, तो मिथाइल के साथ Br लग गया और इस ग्रुप के साथ OH लग गया, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन कैसा है, इसको रेड मार्कर से शो कर लेते हैं। ये कार्बन 2 डिग्री है और ये मिथाइल, तो मतलब यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकटाइन जनरेट किया जा सकता है। तो 2 डिग्री कार्बोकटाइन जनरेट होगा, उसके साथ हैलोजन लगेगा, तो मतलब इस कार्बन के साथ हैलोजन लग जाएगा, तो CH3 CH3H इसके साथ हैलोजन लगेगा, क्योंकि यहाँ कार्बोकटाइन जनरेट हुआ। कार्बोकटाइन जनरेट होने के बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया Br नेगेटिव, और इसका क्या बन गया? एल्कोहल। इसका क्या बन गया? एल्कोहल। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, और एक एग्जांपल करते हैं। देखो ये तो फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन मतलब फिनाइल, और ये मिथाइल। कोई स्टेबल कार्बोकटाइन का कोई चांस नहीं है, ठीक है। बेंजाइल कार्बोकटाइन स्टेबल होता है, लेकिन फिनाइल क्या है? देखो अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ देता तो बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता। कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो रही होगी। अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ देता तो बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही अनस्टेबल होते हैं, तो स्टेबल कार्बोकटाइन जनरेट नहीं होगा। ये फिनाइल है, बेंजाइल नहीं है, ठीक है। एक मिथाइल है, तो यहाँ से भी कोई स्टेबल कार्बोकटाइन के चांसेस नहीं है। अगर स्टेबल कार्बोकटाइन के चांसेस नहीं है तो Br नेगेटिव अटैक करेगा लेस हिंडेड पे, तो CH3 के साथ तो Br लग जाएगा, और फिर ये जो बेंजीन रिंग है इसके साथ क्या लगा रह जाएगा? OH, ठीक है। कोई डाउट? अब ये वाला देखो कंपाउंड, ये वाला बिल्कुल 1 डिग्री तो है, ये मिथाइल है। अब कहीं सोचेंगे भाई नहीं, इसमें भी स्टेबल कार्बोकटाइन जनरेट नहीं हो सकता। हो सकता है, ये 1 डिग्री के साथ क्या है? बेंजाइल, बेंजीन के साथ लगा है। देखो तभी मैंने ये दोनों एग्जांपल आपको साथ साथ दिए। ये है फिनाइल, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि इस केस में अगर मैं बॉन्ड तोड़ता हूं तो बेंजीन के साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये तो बेंजाइल कार्बोकटाइन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, 2 डिग्री 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे पहले कार्बोकटाइन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, मतलब इसके साथ Br लगेगा, तो CH2Br, और फिर CH3OH बनेगा एज अ साइड प्रोडक्ट। समझ आया? कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, ठीक है। समझ आएगा, थोड़ा ध्यान से देखो, दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करो, एक बार चारों क्वेश्चन दोबारा से देखो, ऑटोमेटिकली कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। पहली बार में नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से रिवाइंड करो, ऑनलाइन का फ़ायदा उठाओ तो रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, 100% समझ आएगा, ठीक है। चलो इसे नोट करो, फिर आगे के क्वेश्चंस पहले खुद प्रैक्टिस करना वीडियो को पॉज करके, और फिर आगे वीडियो वॉच करना, ठीक है। नोट करो। चलो इसे रब कर देते हैं, कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर ले इस पर, 2-3 और, ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। देखो जो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, एक ये ले लेते हैं, ठीक है। एक ये,
और एक ये ले लेते हैं, या डबल बॉन्ड वाला केस आप मत ही लो इसमें, ठीक है। तो इसकी जगह आप ऐसा करो, ये ले लो, ठीक है। और फाइनली लास्ट में हम एक साइक्लिक ईथर का क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको भी हमने HBr से रिएक्ट कराया है, इसको भी हमने HBr से रिएक्ट कराया है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो, फिर वीडियो को कंटिन्यू करो, ठीक है। देखो ये ऑक्सीजन है, इसके साथ मिथाइल 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बोकटाइन बन जाएगा। कार्बोकटाइन बनेगा, उसके साथ नेगेटिव पार्ट लगेगा, मतलब CH3 यहाँ पे कार्बोकटाइन बना होगा, इसके साथ मैंने नेगेटिव पार्ट मतलब Br लगा दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज। अगर Br यहाँ लगा है तो दूसरे कार्बन के साथ क्या लगेगा, OH, तो ये 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, देखो अब यहाँ पे ये फिनाइल है, ये भी फिनाइल है। मैंने आपको क्या बताया, फिनाइल पे कार्बोकटाइन जनरेट नहीं किया जा सकता, ना कार्बन आयन जनरेट किया जा सकता है, तो SN1 पाथवे तो पॉसिबल नहीं है। क्या SN2 पॉसिबल है? SN2 में क्या होगा, Br नेगेटिव को इस पे अटैक करना होगा बेंजीन पे। क्या बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल है? नहीं। तो ना तो यहाँ कार्बोकटाइन बनाया जा सकता है, मतलब SN1 से रिएक्शन नहीं हो सकती, ना ही इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, क्योंकि बेंजीन रिंग है, तो SN2 भी नहीं हो सकती। SN1 SN2 दोनों पॉसिबल नहीं है, तो रिएक्शन ही नहीं होती है, नो रिएक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने हिमांशु पांडे से लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अभी तक मेंस में नहीं आया है, ठीक है। तो इस पे रिएक्शन नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ SN1 पॉसिबल है, ना SN2 पॉसिबल है। SN1 क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जो स्टेबल नहीं है। SN2 क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। दोनों ही पार्ट सेम है, तो अटैक कहीं पे भी नहीं हो पा रहा है, ना तो कार्बोकटाइन जनरेट हो पाएगा, ना अटैक हो पाएगा, तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे कार्बोकटाइन तो जनरेट हम नहीं कर सकते इस पे, लेकिन इस पे तो कर सकते हैं, ये तो 2 डिग्री है, तो यहाँ कार्बोकटाइन जनरेट होगा, नेगेटिव पार्ट लगेगा और दूसरे वाले पे अल्कोहल बनेगा, तो मतलब बेंजीन के साथ OH जाएगा और CH के साथ हमारा नेगेटिव पार्ट लगेगा Br, और 2 CH3 इसके साथ ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें ना थोड़ा सा एक चेंज कर लो, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप और जोड़ लो, ठीक है, ये चेंज कर लो। अब देखो ये वाला जो कार्बोकटाइन है ये कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है 1 डिग्री, तो 2 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकटाइन जनरेट करेगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन जनरेट होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ नेगेटिव पार्ट लग जाएगा हमारा, इसके साथ OH लग जाएगा, इसके साथ OH, रिंग तो टूट गई, ठीक है, और इसके साथ मेरा क्या लग जाएगा, नेगेटिव पार्ट, मतलब Br। कोई डाउट? समझ आया? देखो रिंग तो टूटी जानी है ना, पहले यहाँ पे कार्बोकटाइन जनरेट हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड टूट गया, OH यहाँ लग गया, ठीक है। तो ये था हमारा रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज ऑफ ईथर, बेस कैटालाइज्ड क्लीवेज ऑफ ईथर भी होती है, लेकिन हमने वो डिस्कस कर ली है। कब डिस्कस की? देखो वो हमने कुछ लेक्चर्स में डिस्कस की थी इस तरह से, मान लो हमारा ये ईथर है, बेस में क्या होगा, OH नेगेटिव आएगा, ठीक है। OH नेगेटिव अटैक कहाँ करेगा, लेस हिंडर्ड कार्बोकटाइन, लेस हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप पे। हमने पढ़ा था ना कि ईथर में अगर बेस कैटालाइज मतलब OH नेगेटिव आया, OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो वो अटैक करेगा उन्हें लेस हिंडर्ड कार्बन, ठीक है। आपका एसिड कैटालाइज समझा दी है, ये इंपॉर्टेंट थी, ये आनी चाहिए, ठीक है। होपफुली आपको समझ भी आ गई होगी। कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पे, हम देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसे नोट कर लो, कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लो अपने प्रैक्टिस बुक से, ठीक है। बाकी का काम अगले लेक्चर।